ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो आज का हमारा विषय है उपमान खंड। यदि आप ग्रंथकार की शैली को देखते हैं तो जो ग्रंथ आरंभ हुआ, मंगलाचरण से ग्रंथ का आरंभ हुआ, उसके अनंतर उद्देश्य प्रकरण सातों पदार्थों का सामान्य परिचय ग्रंथकार ने दिया। उसके अनंतर साधर्म वैधर्म प्रकरण को हमने जाना। उसके अनंतर लक्षण प्रकरण आरंभ हुआ। तो जो द्रव्य है उसमें से सबसे पहला द्रव्य पृथ्वी का निरूपण से हमने आरंभ किया। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, इतने द्रव्यों का हमने निरूपण कर लिया। आत्मा के निरूपण करते समय में बुद्धि का नाम आया। विभुर बुद्धि आदि गुणवान आत्मा जो है विभु है और बुद्धि आदि गुण का आश्रय है। तो बुद्धि का स्मरण हुआ तो स्मृत से उपेक्षा नरत्वम, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। प्रसंग संगति के द्वारा बुद्धि का निरूपण आरंभ हुआ। तो बुद्धि का भेद बताया ग्रंथकार ने, स्मृति और अनुभव। उसके अनंतर अनुभव के भेद बताए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। फिर उसके कारण की बात आई, चार प्रकार के प्रमा है, यथार्थ अनुभव है, तो उसके कारण भी चार है। सूत्रकार की बात उन्होंने की, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दा प्रमाणानी। तो उसी के आधार पर प्रमा और प्रमाण, अनुभव और प्रमाण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमा की हमने चर्चा की, प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा की। उसके अनंतर अनुमान प्रमाण की चर्चा की, अनुमिति प्रमा की चर्चा की। उसी क्रम में आज हम उपमान प्रमाण और उपमिति प्रमा दोनों का निरूपण करेंगे साथ साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि संगति क्या है। हम लोग हमेशा ये करते हैं, किसी एक के निरूपण करने के बाद किसी दूसरे का जब निरूपण होता है तो वहां पर कोई ना कोई संगति का होना आवश्यक है। तो इससे पहले अनुमान का निरूपण किया गया। अनुमान के निरूपण करने के बाद उपमान का निरूपण किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी संगति है? तो अनुमान के निरूपण करने के बाद उपमान के निरूपण करने में अवसर संगति है। ठीक। अवसर संगति का लक्षण क्या है? अवसर संगति का लक्षण होता है प्रतिबंध की भूत शिष्य जिज्ञासा निवृत्ति अनंतरम अवश्य वक्तव्यत्वम अवसर। जैसे सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का निरूपण हुआ, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के निरूपण करने के बाद सामने अनुमान भी है, उपमान भी है। तो अनुमान का निरूपण करें या उपमान का निरूपण करें, इस प्रकार की जब दुविधा उपस्थित हुई तब शिष्य की जिज्ञासा हुई, अथवा ऐसे युक्तियां हमारे सामने उपस्थित हुई कि अनुमान का पहले निरूपण करना चाहिए, क्योंकि अनुमान प्रमाण को अधिक दार्शनिक स्वीकार करते हैं उपमान प्रमाण की अपेक्षा। वो बलशाली भी है, अनुमान का ज्यादा महत्व है विशेषतः न्याय शास्त्र में। अतः उपमान के निरूपण के लिए अनुमान विषयनी जो जिज्ञासा हुई वो प्रतिबंधिका हो गई। अब वो प्रतिबंध की बुद्ध जो जिज्ञासा है, अनुमान विषयनी जिज्ञासा, उस जिज्ञासा की निवृत्ति हो गई, हमने अनुमान का निरूपण कर दिया। अब सामने जो उपस्थित है वो है उपमान प्रमाण। अतः इस प्रकार से जब एक प्रतिबंध की भूत जिज्ञासा की निवृत्ति के अनंतर दूसरे का जब हम निरूपण करते हैं तो वहां पर अवसर संगति होती है। ठीक है, एक प्रसिद्ध लक्षण है। और सामान्यतः यदि हम व्याख्या करें तो जहां पर ग्रंथकार उद्देश्य करते हैं, क्योंकि जब ग्रंथकार ने प्रमाणों का भेद बताया अथवा सूत्रकार ने भी बताया, प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्द प्रमाणानी, तो वहां जो क्रम है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द, तो प्रतिज्ञा वाक्य में उद्देश्य करते समय में जो क्रम लिया गया है उसी क्रम से यदि ग्रंथकार प्रतिपादन करते हैं तो वहां पर भी उसको भी हम अवसर संगति कहते हैं। तो दोनों प्रकार से आप यहाँ पर अवसर संगति को घटा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो अवसर संगति को ध्यान में रखते हुए अनुमान प्रमाण के निरूपण करने के बाद ग्रंथकार उपमान प्रमाण का निरूपण करने जा रहे हैं। अब देखते हैं ग्रंथकार क्या कहते हैं। ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकं सादृश्यधीर्घवादीनां या स्यात् साकरणं मतं वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिर्व्यापार उच्यते गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुपमा फलम्।
तो ग्रामीण से प्रथमतः, ठीक है, एक कथा बनाइए, कथा आप सुने ही है, और आपने जो हमने आपको कहा था देखने के लिए, उपमान प्रमाण के संबंध में जो वीडियो हमने पहले बनाया है जो कि तर्क संग्रह से संबंधित है, उसको आप अवश्य देखे होंगे, नहीं तो फिर आप दोबारा देख सकते हैं। तो एक ग्रामीण है, एक आरण्यक है। तो जो गवय पदार्थ है, जो गवय है एक पशु विशेष, ठीक है, आप लोग जानते हैं, नीलगाय शब्द से हम लोग यहाँ पर व्यवहार करते हैं। तो जो गवय है जंगल में होते हैं, और जो ग्रामीण व्यक्ति है उसने गवय को देखा नहीं है, गवय के बारे में केवल सुना है। तो कभी कदाचित आरण्य गांव में आया, तो जो ग्रामीण व्यक्ति है उसने पूछा आरण्यक को, कीदृशो गवयः, ये प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछने के बाद आरण्यक ने उत्तर दिया कि गो सदृशो गवयः, गो सदृशः गवय पद वाच्य, जो गाय जैसा जो पशु विशेष है उसी को गवय कहते हैं। वो उसने जब उत्तर दिया, कालांतर में जो ग्रामीण है वो घूमते हुए जंगल में गया। तो जंगल में जाने के बाद वो गो सदृश जो पिंड है गवय को देखता है। अभी तो उसको मालूम नहीं है कि जिसको हम देख रहे हैं वो गवय है। जब उसने देखा गवय को, उसके अनंतर उसमें सादृश्य ज्ञान हुआ कि ये जो पशु, ये जो पिंड हमको दिखाई दे रहा है यह गो सदृश है, अयं गो सदृश, यह सादृश्य ज्ञान हुआ। उस सादृश्य ज्ञान होने के अनंतर पूर्व में आरण्यक ने जो वाक्य बोला था गो सदृश गवय पद वाच्य, तार से वाक्य का जो अर्थ है वाक्यार्थ का स्मरण होता है, इसको अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण कहते हैं। उसके अनंतर उसको निश्चय हो जाता है जिस पिंड को हम देख रहे हैं उसी का नाम गवय है। तो असौ गवय पद वाच्य अथवा गवय गवय पद वाच्य, अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। तो यही कहानी है, इसके आधार पर हमको उपमान प्रमाण और उपमिति प्रमाण को समझना है। तो ग्रामीण ने प्रथमतः पहली बार जो गवय को देखा जंगल में जाकर के, वो गांव की कहानी पहले हो चुकी है, तो जंगल में जाकर के वो पहली बार गवय को देख रहा है। देखने के बाद जो सादृश्य ज्ञान हो रहा है अयं गो सदृश, एक बार ध्यान दीजिए, यदि वह व्यक्ति जो ग्रामीण है उसने गवय को देखा लेकिन उसको सादृश्य बुद्धि नहीं हुई, अयं गो सदृश इस प्रकार की बुद्धि यदि नहीं होती है, तब वो वाक्यार्थ का स्मरण नहीं करेगा, तो वो आगे चलता चला जाएगा, सोचेगा कोई जंगली पशु है। इसलिए सादृश्य ज्ञान होना जरूरी है। तो जो सादृश्य ज्ञान हुआ अयं गो सदृश, यही कारण है उपमिति के प्रति, यही कारण है, अतः यही उपमान प्रमाण है। उपमान प्रमाण फलतः क्या होता है, सादृश्य ज्ञानम उपमान प्रमाणम, आप लोग जानते हैं, ठीक। तो सादृश्य ज्ञान हुआ, उसके अनंतर जो अतिदेश वाक्यार्थ का स्मरण हुआ, वाक्यार्थ से अतिदेश से स्मृति, अतिदेश दूसरे देश में, देशांतर में जो वाक्यार्थ को उसने सुना था उसका जो स्मरण हो रहा है अभी वर्तमान में, वह यहाँ पर व्यापार है। उसके अनंतर जो ज्ञान हुआ गवय गवय पद वाच्य, तो जो शक्ति ज्ञान है, वास्तव में जो उपमिति हुई, तो उपमिति हुआ अर्थात क्या हुआ, शक्ति ग्रह हुआ कि गवय पद की शक्ति इस पिंड विशेष में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वास्तव में गवय पद और गवय जो पिंड है उन दोनों के बीच में जो संबंध है शक्ति, तार शक्ति ग्रह है, उपमिति है। संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति, ठीक है, जो अन्नम मटन ने लिखा है। तो संज्ञा हो गया नाम और संज्ञा हो गया अर्थ। गवय ये शब्द हुआ, उसका जो अर्थ हुआ वो जो पशु विशेष जो पिंड है वो संज्ञा हुआ। उन दोनों का जो संबंध है पद और पदार्थ का संबंध, तो शब्द और अर्थ का जो संबंध होता है उस संबंध का नाम है शक्ति ही। तो गवय पद और गवय पदार्थ उन दोनों के बीच में जो संबंध है शक्ति रूप संबंध, तार शक्ति ग्रह होता है, ठीक है। आगे हम लोग शब्द खंड में पढ़ेंगे शक्ति ग्रह के उपाय कौन कौन से हैं। तो उसमें कई प्रकार के उपाय गिनाए गए हैं, उसमें एक उपाय है उपमान, ठीक है। तो ये जो शक्ति ज्ञान हुआ यही उपमा है, उपमा उपमिति अथवा उपमा, ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है। जैसे अनुमिति और अनुमा इसकी चर्चा हमने पहले की थी, उसी प्रकार से उपमिति और उपमा, उपमिति शब्द का जो अर्थ है वही उपमा शब्द का अर्थ है, वही फल है, ठीक है। अब इसको देखिए, जो हम लोग जान चुके हैं उसी को दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, गो सदृश गवय पद वाच्य, ये वाक्यार्थ ज्ञान हुआ, ये हुआ ग्राम में, गांव में, ठीक है। इससे पहले एक और कोटि आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ग्रामीण ने प्रश्न पूछा, तो कीदृश गवय, इसको आप एक यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। पहले प्रश्न हुआ, उसके उत्तर में
जो आरण्यक ने कहा गो सदृशो गवय पद वाच्य, ये वाक्य बोला तो बोल करके जो सुन करके जो बोध हुआ ये हुआ वाक्यार्थ ज्ञान। ठीक है, यहाँ से हमने आरंभ किया है। उसके अनंतर में वो जंगल में गया, जा करके अयं गो सदृश, ये जो ज्ञान उसको उत्पन्न हुआ ग्रामीण व्यक्ति को, वो सादृश्य ज्ञान है, यह कारण है। जब उसको सादृश्य ज्ञान हो जाएगा तो वाक्यार्थ का स्मरण हो जाएगा। अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण जिसको कहते हैं, गो सदृश गवय पद वाच्य, ये जो वाक्यार्थ पहले सुना था उस तादृश वाक्यार्थ का स्मरण होता है, वो व्यापार है। उसके अनंतर अयं गवय, ठीक है, बस अभी ग्रंथकार कहेंगे वास्तव में अयं गवय उपमिति का आकार नहीं होता है, गवय गवय पद वाच्य, इस प्रकार की उपमिति करनी है, उसकी चर्चा हम आगे अभी करेंगे। सामान्यतः हम लोग समझते हैं कि जो हमको पिंड दिखाई दे रहा है वही गवय है, तो अयं गवय ये जो उपमिति है उपमिति फल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सादृश्य ज्ञान कारण बन रहा है, क्योंकि करण का आप लक्षण जानते हैं, व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम करणम, और जो व्यापार है तज्जन्यत्व सत्य तज्जन्य जनक व्यापार, तत्पद से आप सादृश्य ज्ञान को लीजिए, तज्जन्य हो गया वाक्यार्थ स्मरण, पुनः तत्पद से लीजिए सादृश्य ज्ञान, उससे जन्य हो गया उपमिति, उसका जनक हो गया वाक्यार्थ स्मरण। तो ये जो वाक्यार्थ स्मरण है सादृश्य ज्ञान से जन्य है, और सादृश्य ज्ञान से जन्य जो उपमिति है उसका जनक है। तो तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनकत्वात् अयम व्यापार, वाक्यार्थ स्मरणम व्यापार, और व्यापार का जनक जो असाधारण कारण होता है उसको करण कहते हैं, अतः सादृश्य ज्ञानम करणम। अब देखिए जो सादृश्य ज्ञान है उपमिति का करण हुआ, और हम लोग जानते हैं कि उपमिति करणम उपमानम, उपमिति का जो करण होता है उसी को उपमान प्रमाण कहते हैं। तो उपमिति का करण क्या हुआ फलतः, तो उपमिति का करण हो गया सादृश्य ज्ञान, अतः सादृश्य ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। ठीक है, जिस प्रकार हमने पहले चर्चा की थी, प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, और प्रत्यक्ष प्रमा का करण कौन है, इंद्रिय है, अतः इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसी प्रकार से अनुमिति का करण को अनुमान कहते हैं, अनुमिति का करण कौन है, व्याप्ति ज्ञान है, अतः व्याप्ति ज्ञान ही अनुमान प्रमाण है। उसी प्रकार से उपमिति का करण जो होगा उसको हम उपमान प्रमाण कहेंगे, और उपमिति का करण कौन बन रहा है, सादृश्य ज्ञान बन रहा है, अतः सादृश्य ज्ञानम उपमान प्रमाणम। ठीक है, हमने पहले भी जो एक प्रत्यक्ष का लक्षण बनाया था ना, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, प्रश्न पूछा गया था आप ऐसा लक्षण बनाओ प्रत्यक्ष का जो ईश्वर प्रत्यक्ष में भी जाता हो और जन्य प्रत्यक्ष में भी जाता हो। केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष में लक्षण बनाएंगे तो जो नित्य प्रत्यक्ष है, ईश्वर का जो प्रत्यक्ष है, वो तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जन्य नहीं होता है, तो उसमें लक्षण नहीं जाएगा। तो वहां पर ग्रंथकार ने उत्तर दिया था वो हमारा लक्ष्य ही नहीं है, हम केवल जन्य प्रत्यक्ष का ही लक्षण कर रहे हैं। सूत्रकार को उन्होंने उद्धृत भी किया था, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यवदेश्यम अव्यवचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये सूत्र है। ठीक है, इसकी चर्चा हमने प्रत्यक्ष खंड में की। तो फिर किसी ने पूछा कि ऐसा लक्षण कम से कम बताना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए जो सभी प्रत्यक्ष में जाता हो, तो वहां पर हमने चर्चा किया है ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इसमें ज्ञान करण न हो। तो वहां पर ग्रंथकार ने व्याख्या किया था कि प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय कारण होता है, अनुमिति में व्याप्ति ज्ञान कारण होता है, उपमिति में सादृश्य ज्ञान कारण होता है, शाब्द बोध में पद ज्ञान कारण होता है, और स्मृति में अनुभव कारण होता है। तो प्रत्यक्ष को छोड़ करके अन्य जितने भी प्रमा हैं उन सब के प्रति ज्ञान कारण है, और जो प्रत्यक्ष है अस्माकम प्रत्यक्ष है, जन्य प्रत्यक्ष है, उसमें इंद्रिय कारण है, और जो ईश्वर का प्रत्यक्ष है उसमें कोई भी कारण नहीं है, वो तो नित्य है। अतः ज्ञानाकरणकम ज्ञानम कहने पर हम लोगों का जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रिय कारणक प्रत्यक्ष है उसका भी संग्रह हो जाएगा, और जो नित्य प्रत्यक्ष है उसका भी संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी आपको आवृत्ति भी हो गई पुरानी। तो ये हो गया कारण, हो गया सादृश्य ज्ञान, और अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण हो गया व्यापार, और उपमिति हो गया फल। ठीक है, तो कारिका से हमने ये अर्थ निकाला, इसके व्याख्या मुक्तावली विकार करेंगे तो उसमें भी वही चीज सब आने वाला है। उपमितिम व्युत्पादयति ग्रामीण से यत्र आरण्यकेन केनचित ग्रामीणाय उक्तम, आरण्यक ने किसी ग्रामीण को कहा, क्या कहा, गो सदृशो गवय पद वाच्य। ठीक है, पश्चात ग्रामीण न क्वचित अरण्यादो गवयो दृष्ट, तो ग्रामीण ने किसी जंगल में गवय को देखा, तत्र गो सादृश्य दर्शनम यज्जातम, गवय को देख करके जो सादृश्य ज्ञान हुआ वही उपमिति का कारण है। ठीक है, अभी आप निश्चित हो चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। तदनंतरम गो सदृशो गवय पद वाच्य इत्यति देश वाक्यार्थ स्मरणम यज्जायते तदेव व्यापारः।
जब सादृश्य ज्ञान हुआ उसके अनंतर जो अतिदेश वाक्यार्थ का जो स्मरण होता है वह व्यापार है। तदनंतरम, उसके अनंतर, व्यापार के अनंतर, वाक्यार्थ स्मरण के अनंतर गवयो गवयवद वाच्य इति यस् ज्ञानम तद उपमिति। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो उपमिति है उसका आकार है गवयो गवयवद वाच्य। हम लोग कहते हैं अयं गवयवद वाच्य, ठीक है, तर्क संग्रह में भी लिखा है, किंतु ग्रंथकार कहते हैं न तो अयं गवयवद वाच्य इति उपमिति ही। अयं गवय पदवाच्य इस प्रकार की उपमिति का आकार नहीं है, अपितु गवयो गवय पदवाच्य यह उपमिति का आकार है। क्यों ऐसा करने की क्या जरूरत है? कि ऐसा नहीं करेंगे तो गव्यांतरे शक्ति ग्रह भाव प्रसंगात। अब आप देखिए, यदि हम कहें कि अयं गवय पद वाच्य, जो पिंड हमको दिखाई दे रहा है सामने वही गवय पद वाच्य है, यदि ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? उसी में शक्ति ग्रह हुआ। हमको तो वास्तव में गवय पद का वाच्य वही एक पिंड नहीं है, यावत जो गवय है, गवयत्वावच्छिन्न गवय गवय पद वाच्य होते हैं, तो शक्ति ग्रह गवयत्वावच्छिन्न में होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? आप मान लीजिए जैसे वो जो ग्रामीण है उसने गवय को देखा, उसको अध्यक्ष वाक्यार्थ स्मरण हुआ, फिर उसने निश्चय कर लिया कि अयं गवय, फिर आगे गया जंगल में, तो जब आगे जाकर के दोबारा वो जब गवय को देखेगा उस समय में वो जो प्रक्रिया पहले हुई थी वह प्रक्रिया दोबारा होगी कि नहीं होगी? वो दोबारा अध्यक्ष वाक्यार्थ का स्मरण करेगा, अथवा सबसे पहले सादृश्य ज्ञान करेगा, कहेगा अयं गो सदृश, फिर अध्यक्ष वाक्यार्थ का स्मरण करेगा, फिर अयं गवय, ऐसा करेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पहली बार ऐसा होता है, दूसरे बार जब वो आगे जाकर के गवय को देखेगा तो उसको प्रत्यक्ष हो जाएगा अयं गवय। अब वहां पर उपमिति नहीं होने वाली है, उसका शक्ति ग्रह अभी नहीं होने वाला है, शक्ति ग्रह पहले ही हो चुका है, ठीक है। अतः प्रथम बार में ही यावत गवय में शक्ति गृहित हो जाती है, अतः उपमिति का आकार हमको बनाना चाहिए गवयो गवयवद वाच्य, न तो अयं गवयवद वाच्य इति उपमिति गवयांतरे शक्ति ग्रह भाव प्रसंगात, ठीक है। तो इस प्रकार से उपमान प्रमाण सादृश्य ज्ञान रूपे अध्यक्ष वाक्यार्थ स्मरण व्यापार है, और जो उपमिति है संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञान शक्ति ग्रह वही फल है। अब ये जो उपमान प्रमाण है उसको नैयायिकों ने एक स्वतंत्र प्रमाण स्वीकार किया है। कुछ दार्शनिक जैसे वैशेषिक है वो उपमान को अलग प्रमाण स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। जो बौद्ध हैं और जो सांख्य हैं, योग है, उनमें भी उपमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। किंतु नैयायिकों का कहना है यहाँ पर जो शक्ति ग्रह हो रहा है गवय गवय पद वाच्य, ये जो शक्ति ग्रह है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो तो पहली बार गवय को देख रहा है, तो शक्ति ग्रह कैसे होगा? अनुमान प्रमाण से भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कोई व्याप्ति ग्रह आदि नहीं है, पहली बार वो गवय को देख रहा है, ठीक है। कदापि व्याप्ति ग्रह पूर्व में नहीं है, अनुमिति के पूर्व में तो व्याप्ति ग्रह होना आवश्यक होता है, यहाँ पर व्याप्ति ग्रह पूर्व में नहीं है, ठीक है। आप टीका ग्रंथों में देखेंगे तो कई बार ऐसी युक्तियां दी गई है, प्रयास किया गया है कि अनुमान में उसका अंतर्भाव किया जाए, किंतु वो जो युक्तियां है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। मुझे व्यक्तिगत रूप में भी नहीं करती है, ठीक है। केवल मैं न्यायिक हूँ इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। स्वयं विचार करने पर कि मुझे लगता है कि यहाँ जो शक्ति ग्रह हो रहा है वास्तव में इसमें एक उपमान की स्वातंत्र्य उपमान को प्रमाण स्वीकार करना उचित ही होता है, ठीक है। तो ये हमने उपमान प्रमाण का निरूपण किया। आगे हम फिर जब शब्द प्रमाण है उसका निरूपण करेंगे अगली कक्षा में। तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।